हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो एनसीईआरटी अनलॉक की सीरीज चल रही थी, उसका आज हम सेकंड डे पे आ गए हैं। आई होप आपने इसका पार्ट 4 देख लिया होगा, जिसमें हमने मेजर डिस्कवरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करी थी। आज का सेशन भी हमारा इसी पे बेस्ड है, जिसमें हम आगे का पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, हर एक चीज को, एक भी चीज को मिस नहीं करेंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स, होता क्या है ना कि हम जब है ना नीट का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम जब हमें पता है आना ही पूरा एनसीईआरटी से है ना, तो हम ऐसी गलती करें कि किसी भी चीज को मिस करने की, राइट? तो आप लोगों में से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम एनसीईआरटी पढ़ के हमें समझ नहीं आता क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो सबकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, इसीलिए सेशन पे बरकरार रहना है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी से पूरा सेशन अटेंड करना है। अगर फर्स्ट वाला पार्ट मिस कर दिया तो यार उसको देख लेना, ठीक है? और आज हम लोग देखो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसी शॉर्ट ट्रिक्स हम यूज करने वाले हैं, वो सब पता चल जाएगी। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसको कैसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सब पता चलेगा। तो सेशन पे आए हो, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और नीट नोवा पे आप लोगों का भरपूर कंटेंट होने वाला है। स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ, दैट इज योर आई नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। तो यार ये चीज आप लोगों को भी इंप्लीमेंट करनी है। सक्सेस जो है अपने आप से नहीं आएगी, आप सपनों में सोचते रह रहे हो, सपनों से कुछ नहीं होगा। आपको हकीकत तभी बनाना होगा जब आप उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है? तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्यारा सा सेशन। बच्चों, सबसे पहले आपका एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में ये आपके सामने क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिकली पूछता क्या है, एक तरीका बताती हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या आ रहा है और उसको सॉल्व करने का सुपर ट्रिक क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जेड एटॉमिक नंबर दे दिया एलिमेंट का 117, दूसरे का दे दिया 120। आपको बताना है हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स। यानी कि फैमिली पूछ लिया, ग्रुप पूछ लिया। मान लो अगर आपसे पीरियड भी पूछ लेता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम पीरियड भी बता सकते थे। अगर मान लो उसने आपसे पीरियड पूछ लिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम पीरियड भी बता सकते हैं। तो इसको बताने का एक सुपर ट्रिक हम यहाँ पे लेके आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। आपको नोबल गैसेस पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण, ऐसे ही था ना, जीरोक्स रामायण, आर्यन, करेक्ट है। अच्छा, एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखना है? ओके, आपको इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। हीलियम को कैसे लिखोगे? नंबर 2। हीलियम से नंबर नेक्स्ट वाले पे जब हम जाएंगे, मतलब उसके नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, आपको 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, +8 करना है। जब मैं +8 करूंगी मेरे को कितना मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा कितना? 10। फिर जब इसके नेक्स्ट वाले पे जाएंगे +8 कर दो, यानी कितना मिल जाएगा? 18। ये एटॉमिक नंबर्स बताए जा रहे हैं। क्या बता रही हूं मैं आपको? एटॉमिक नंबर बता रही हूँ। फिर 18 से बाद में क्रिप्टन पे जाएंगे, मतलब पहले आपको +8 2 बार करना है, फिर +18 करना है। 18 कितना हो जाएगा? 36। फिर से +18 करना है, कितना हो जाएगा? जब हम +18 करेंगे दैट मीन्स 54। उसके बाद आपको +32 करना है। 32 प्लस करके कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये 100 ये आ जाएगा अपने पास 86, करेक्ट है। फिर अगले मेंबर्स के लिए वापस से क्या करेंगे? +32 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 118। समझ आया कैसे चमका कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हमने किया? ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अगर आपको नहीं पता हो, ये देखो पीरियोडिक टेबल में ये हमारे एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। उसके बाद यूयूओ, इसका शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि आईयूपीएससी का हमने नॉमेनक्लेचर बताया था बच्चों आपको, तो यूयूओ लिख देना। यहां पर आप यूयूओ लिख देना, ये यूयूओ की बात कर रहे हैं, अन ऑक्ट वाला, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यूयूओ, राइट? क्लियर? चलो, अब हमने ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस, इसका एटॉमिक नंबर शॉर्ट ट्रिक के साथ सीख लिया। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है और उससे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कौन सा ग्रुप, कौन सा पीरियड, कौन सा इसका ब्लॉक होने वाला है, वो सब बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है हीलियम किस पीरियड का मेंबर है। हीलियम किस पीरियड का मेंबर है? हीलियम है सेकेंड पीरियड का, ठीक है? उसके बाद नियॉन, नियॉन किसका? थर्ड का। सॉरी, यहां पर हीलियम किस पीरियड का मेंबर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे ही 7th। ये मैंने क्या लिखा? मैंने ये पीरियड नंबर लिख दिया, मैंने ये पीरियड नंबर लिख दिया। मान लो मुझे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, मान लो मुझे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं कैसे करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चलो इधर आ जाओ।
लेट्स से मुझे नंबर 117 वाले का कॉन्फ़िगरेशन करना है। मुझे किसका कॉन्फ़िगरेशन करना है? नंबर 117 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। एग्जांपल लेंगे 117 जो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था 117। ठीक है, कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? यहाँ पर देखो Rn86 जाता है, नोबल गैस कौन सा जा रहा है? 86 जा रहा है, उसके बाद 118 आ रहा है, करेक्ट है, 118 आ रहा है, तो मतलब मुझे Rn के बाद से चालू करना है, क्योंकि मुझे 117 चाहिए, मुझे चाहिए 117 का कॉन्फ़िगरेशन। 117 से छोटा वैल्यू किसका है? Rn का, तो इसको पकड़ लो, यानी आपको लिखना है Rn का कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे लिख दिया Rn। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कैसे लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है Rn के बाद में आपको स्टार्ट किससे करना है? ये देखो नोबल गैसेस है, ये बिल्कुल लास्ट में आते हैं, इसके बाद से एस ब्लॉक स्टार्ट होता है। आपको दिखाने के लिए, एक प्रूफ दिखाने के लिए, कोई पीरियोडिक टेबल, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे मेरे पास Rn है, ये रहा, ये मेरे पास रहा Rn, मार्क कर लोगे इसको, ये रहा मेरे पास Rn, है ना। Rn के बाद में यहां से स्टार्टिंग होगी, 2 s के मेंबर होंगे, 2 s के मेंबर होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास में यहां पर d वाले मेंबर आएंगे, करेक्ट है। इसके बीच में ये क्या f वाले नहीं आते? ये वाले, ये f वाले हैं, ये बीच में आते हैं, इसके यहाँ के बाद में आते हैं, इसके बाद में आते हैं ये वाले मेंबर्स, राइट। उसके बाद में हमारे पास p ब्लॉक आता है। तो आपको एक सीक्वेंस याद होनी चाहिए, Rn के बाद कौन आया? Rn के बाद 2 मेंबर किसके आए? s के आए। कौन सा पीरियड है ये 7th पीरियड है, तो 2 मेंबर क्या आए? 7s के अंदर आए। फिर उसके बाद कौन आता है? 7 के बाद कौन आता है? यानी कि d वाले आते हैं, d वाले आते हैं। d वाले में बीच में क्या है? f वाले हैं, यानी कि ये एक्टिनॉइड्स है, राइट। एक्टिनॉइड्स कौन से हैं? ये कौन सा है? 7s के बाद हमारे पास में आएगा, 7s के मेंबर है ये 2, उसके बाद हमारे पास में क्या आएगा? 5f के 14 के 14 एलिमेंट्स, यहाँ पर 5f के बाद 14 के 14 एलिमेंट्स हमारे फिल हो जाएंगे, ये वाले एक्टिनॉइड्स के। 5f के बाद हमारे 14 के 14 एलिमेंट क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे 10 d वाले। डी वाला कौन सा होता है? एक कम, बताया था ना, डी की क्लास एक कम होती है, यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास में 6d। पीरियड 7 है तो एक कम में, यानी कि 6d। 6d के बाद कौन आ जाएगा? यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनना, एग्जांपल करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ आने वाला है। ऐसी ट्रिक से इंस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन सीखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे 6d के बाद कौन सा आ जाएगा? p वाला मेंबर है, ये p ब्लॉक है ना, p वाला कौन सा होता है? 7th पीरियड है, तो s और p सेम जाते हैं, मतलब 7p। इसको करना सीखेंगे, अभी कोई बात नहीं समझ आया ये वाली चीज, लेकिन अभी इसको करना सीखेंगे, फिर पता चलेगा आपको कि कैसे मैम बता रहे हैं ये चीज। ठीक है, कैसे बता रहे हैं? यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर दिया 117 से छोटा नंबर देखा Rn क्या है? 86। उसके बाद में हमने 7th वाले से मूव ऑन किया, क्योंकि Rn 6th वाले को कंप्लीट कर रहा है, यहां तक कंप्लीट हो गए। 86 एलिमेंट की फिलिंग, 86 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी Rn लिखने से। उसके बाद 7 से स्टार्ट करेंगे, लिखोगे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा f, उसके बाद क्या आएगा? f, मतलब कौन सा है? 5f में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए। Rn में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 86 इलेक्ट्रॉन Rn में थे, 2 इलेक्ट्रॉन s में गए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन f में गए हैं। उसके बाद आएगा 7 उसके बाद आएगा d कौन सा? 6d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6d में भरे जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। d में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, राइट। उसके बाद आ जाएगा 7p। बच्चों देखो, ध्यान से देखो, s और p, अगर 7th पीरियड की बात हो रही है तो s और p 7th वाले ही होंगे, 7s और 7p। d एक कम होता है, मतलब 6 आएगा, और f 2 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है, यानी कि 5 आएगा। बात समझ आई? काउंटिंग करके देखो कितना बन रहा है। 86, 87, 88 प्लस 14 करेंगे कितना हो जाएगा? 88 प्लस 14 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 102 हो रहा है, करेक्ट है? समझ आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं? 102 हो रहा है। उसके बाद में हमने 10 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, मतलब 112 हो जाएगा प्लस 10 करके, राइट। अपनों को कितने करना है? 117 करना है। 112 हो गया, मतलब 5 और इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, समझ आया? 5 और इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इमीडिएट बेसिस से बना लिया। समझ आया कैसे किया? ये मैंने आपको सिखाया है। आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको याद रखना नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए बस आपको 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 ये सीक्वल याद रखी। उसके बाद आपको जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उससे एक कम नोबल गैस देखो, नोबल गैस के बाद S, फिर F, फिर D और फिर P, इस सीक्वेंस में फिल करना है आपको इलेक्ट्रॉन्स को, करेक्ट है? आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ली, आप इसमें स्मार्ट बन गए हो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है। अब बारी आती है किसकी? हमें क्या निकालना है? ग्रुप पीरियड नंबर।
आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लिया। अब जानना है हमें ग्रुप या पीरियड नंबर, है ना बच्चों। ग्रुप के लिए पहले निकालते पीरियड के लिए, सबसे पहले निकालते पीरियड। हाउ टू फाइंड पीरियड, पीरियड कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आप ये देखो कि कौन सा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। पीरियड के लिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि 7 मिल रहा है, तो पीरियड लिख दो 7, पीरियड लिख दो 7। दूसरी चीज ग्रुप नंबर, पीरियड आ गया 7, ठीक है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर पीरियड आपको क्या पता होना चाहिए, पीरियड के लिए आपको पता चाहिए होना चाहिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही वैल्यू होगी उसकी पीरियड की, ठीक है। अगली बात आएगी ग्रुप के लिए। नेक्स्ट आएगा ग्रुप का डिस्कशन। बच्चों ग्रुप का डिस्कशन कैसे किया जाता है? ग्रुप के लिए आपको ऐड करना है, अगर एस और पी दोनों में फिल हो रहे हैं तो आपको एस और पी को ऐड करना है, ठीक है। एस और पी को क्या करना है? आपको ऐड करना है। एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। बात समझ आई? एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने हैं और वैल्यू को जो भी आपके पी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं +10 करना है, +10 करना है। देखो जरा कैसे बताया मैंने ये आपको। एस और पी, एस और पी को क्या करना है? पीरियड ग्रुप के लिए ऐड करना है। एस और पी को क्या करना है? आपको ऐड करना है। एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 में +10 कर दो यानी कि 17th इसका ग्रुप बन जाएगा। क्या किया आपने? +7 करा यानी कि 17 क्या बन जाएगा? इसका ग्रुप बन जाएगा। यानी कि 17 क्या बन जाएगा? इसका ग्रुप बन जाएगा। बच्चों आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। क्या किया हमने ग्रुप निकालने के लिए एस और पी, जब पी में फिलिंग हो रही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो आपको एस और पी को ऐड करना है, ठीक है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ये कंडीशन है। ये कब बता रहे हैं? ये ग्रुप तब बता रहे हैं जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन पी, ठीक है, तब ऐसा करना है, राइट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है? सेम वैल्यू रखनी है। यानी अगर एक आ रहा है तो ग्रुप एक, सेम वैल्यू रखनी है। अगर मान लो ग्रुप मतलब इसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ग्रुप नंबर 1। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब एस में 1 है, कोई भी NS 1 है तो मतलब कि ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? उसका 1 हो जाएगा। अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन S2 बन रहा है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, ओके। अच्छा, ब्लॉक निकालने के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ब्लॉक के लिए तो मैम ने पहले से बताया था, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वही ब्लॉक है। तो ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे? इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो, अगर पीरियड निकाल लिया, ग्रुप निकाल लिया, अब मैम बता रहे हैं ब्लॉक के लिए। ब्लॉक का शॉर्टकट क्या है? ब्लॉक के लिए आपको सिंपल सा ये देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच सबशेल, जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही क्या हो जाएगा? आपका ब्लॉक हो जाएगा। मान लो एस सबशेल में आ रहा है, एस सबशेल में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक। वो क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक। अगर पी सबशेल में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। और अगर वो डी सबशेल में आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? डी सबशेल में आ रहा है तो डी ब्लॉक। और ऐसे ही अगर वो एफ सबशेल में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक का मेंबर कहेंगे। बात समझ आई बच्चों? यहां तक सारी बात समझ आई? ये हमारी है सुपर डुपर वाली निंजा टेक्निक। ये हमारी सुपर डुपर वाली निंजा टेक्निक है टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। तो अब 17 ग्रुप का नाम पता है? हेलोजन फैमिली। 17 ग्रुप में कौन? हेलोजन फैमिली। तो ये हेलोजन फैमिली की बात की जा रही है, यानी कि ये हेलोजन्स का मेंबर है यहाँ पर जो 117 पूछा गया है। तो ठीक है, समझ आया बच्चों? एक और करके देखे ट्राई। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम बहुत जल्दी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। तो बच्चों चलो मान लो हम लोगों को किसी का कॉन्फ़िगरेशन करना है। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर है 56। लेट्स से एटॉमिक नंबर क्या है? 56 है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाएगा? आपको देखना है 56 से कम वाला एलिमेंट। नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर कह रही हूँ, उसके नंबर याद कर लो, सीक्वेंस कैसे बनाया, शॉर्ट ट्रिक बताइए आपको। 56 से कम कौन सा है? 54 यानी कि जीनन, राइट। 54 यानी कि जीनन। तो जीनन जो है उसको ले लो, यानी कि 5th पीरियड में आ रहा है जीनन, 5th पीरियड में आ रहा है जीनन। तो यहाँ पे जीनन लिखा, 5th पीरियड का नंबर है 56, एटॉमिक नंबर है। 5th वाला कंप्लीट कर दिया इसने पूरा सीक्वेंस, है ना। तो यहाँ पे अपने स्टार्ट करेंगे 6 से। 6 से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्या वो 56?
अरे अरे अरे, ये 56 हमें कितना ले, 54 था ना, 54 था, जीनॉन क्या था, 54 था, तो यहाँ पे 54 और 2 और एलिमेंट्स ऐड करके कितना हो जाएगा हमारे पास, 56 हो जाएगा। अब बस कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमने लिखना आ गया। जब हमें कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो हम इजीली पीरियड, ग्रुप और इसका जो ब्लॉक है वो लिख सकते हैं। ब्लॉक लिखना सबसे आसान है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है एस में, तो ये एस ब्लॉक का मेंबर है। ये किसका है बच्चे, एस ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप हमारे पास देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ग्रुप हमारा कौन सा है, मैंने क्या कहा था, एस के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, जब लास्ट में एस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2 आ रहा है तो ग्रुप नंबर 2 लिख दो। और पीरियड के लिए मैंने क्या बताया, पीरियड के लिए मैक्सिमम क्वांटम नंबर यानी कि 6 है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, यानी पीरियड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज योर ग्रुप नंबर। ठीक है बच्चों, ऐसे करना होता है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सुपर डुपर ट्रिक जो है वो मैम ने बता दी है। सुपर ट्रिक अगर मिस कर दी तो फटाफट से उसको देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले नोबल गैस लिखा जाता है, नोबल गैस के बाद आपका नेक्स्ट शेल से स्टार्ट करना, आपको पहले एस में, फिर उसके बाद एफ में, फिर डी में, और उसके बाद में पी में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अब हो जाएगा। 117 वाला मैम ने कर दिया, 120 वाला आप लोगों को करना है और मुझे आंसर बताना है कि क्या आ रहा है बिना किसी सॉल्यूशन के देखे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद को ट्राई करना है। 120 वाला आप लोग करोगे। उसके बाद मेटल्स की बच्चों क्लासिफिकेशन की हुई है, यहाँ पे एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन कर रहा है, कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रही है। एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन, देखो आपको एसपीडीएफ क्लासिफिकेशन तो करी है, पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में तो क्लासिफाई किया है। उसके अलावा उनको डिवाइड किया गया मेटल्स, नॉन मेटल्स, है ना। मेटल जो है वो कितने आ रहे हैं, 78% जितने एलिमेंट्स है उनका 78% क्या है, मेटल्स है। पूरी टेबल को अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो पूरी टेबल में देखोगे, पूरी टेबल में मेटल्स, ये बहुत सारे मेटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं नॉन मेटल्स और बीच में एक जिगजैग वाली लाइन, ये दिख रही है आप लोगों को, ये जिगजैग वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको दिखा देते हैं, बीच में आपको दिखेगी ये जिगजैग वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जिगजैग वाली लाइन है, देखिए ये जिगजैग वाली लाइन है, जो ये बीच में जिगजैग वाली लाइन है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है मेटेलॉइड्स को। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है डन। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स ये दोनों आ रहे हैं यहाँ पे हमारी टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सब आ रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है जो कि सॉलिड नहीं है, मर्क्यूरी एक्सेप्शन है जो कि सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड होता है। और गैलियम सीजियम जो है, गैलियम और सीजियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैलियम सीजियम लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, इसी वजह से ये एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यार छोटे बच्चों ने पढ़ रखी है, बचपन में हमने पढ़ा था। मेटल्स क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट, गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। और प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबल की प्रॉपर्टी होती है। मेलेबल क्या होता था याद है, किसको पता है मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है उनको छोटी छोटी, मतलब उसको पतली पतली शीट्स में हैमरिंग करके फ्लैट करना। मान लो कोई लोहे की नेल ले ली, आयरन ने ले ली, उसमें हैमरिंग करोगे वो बिल्कुल चपटी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ड्रॉन टू थिन वायर्स, पतली पतली तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। और नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कहाँ पे हैं, वो टेबल में कहाँ पे है, टॉप राइट हैंड साइड पे है पीरियोडिक टेबल की। टॉप राइट हैंड साइड क्या होता है, बिल्कुल टॉप राइट साइड, मतलब यहाँ पे कोने में मैंने बताया वो नॉन मेटल्स का एरिया है, राइट। और मेटल्स कहाँ पे है, मेटल्स होते हैं टॉप लेफ्ट वाला एरिया, कौन सा होगा, मेटल्स का। ये देख लो, आप लोगों को सारा कन्वीनियंस हो जाएगा। ये सारे क्या है यहाँ पर, ये सारे क्या है, ये सारे यहाँ पे मेटल्स है, ठीक है, ये सारे क्या है यहाँ पे मेटल्स है। ये बीच में क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, ये कौन होंगे, नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, तो ये पूरी टेबल जो है इस तरीके से पार्टीशन की जाइए है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के अंदर, राइट। ओके चलो आगे चलते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स का क्या रहता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स कहाँ पे रहते हैं, राइट पे रहते हैं। नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड या फिर गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है इनका, बहुत लो रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत कम। देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं वो सारे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, आप उन सभी को साथ के साथ पैरेलली नोट डाउन करते रहो। नॉन मेटल सॉलिड्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ना तो उनको तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये गो डाउन द ग्रुप, ये वाली जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, एज वी गो डाउन द ग्रुप, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज, ये सब मैं समझाऊंगी। अभी ये वाली चीज स्किप करो, लेकिन जब मैं ट्रेंड्स बताऊंगी तब आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर यस, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जिगजैग लाइन से, बताया था ना मैंने, जिगजैग लाइन से शो किए जा रहे हैं नॉन मेटल्स। जिगजैग लाइन जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये क्या हो गए हैं, बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग कहते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल्स और मेटल्स को सेपरेट कर रहे हैं जिगजैग लाइन से, राइट, क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी करते हैं शो, राइट। उसके बाद में दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स, तो इनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं या फिर मेटलॉइड्स भी कहते हैं, दोनों ही नाम इसके हम यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के नाम याद रख लेना और इस तरीके से करना है। कंसीडर द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम ये मेटालिक कैरेक्टर नहीं करेंगे, अभी आपको सिखाऊंगी जब ट्रेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ट्रेंड्स की बात करेंगे और ट्रेंड से सारे के सारे, ये वाला पोर्शन आपका बेसिक पोर्शन है बच्चों, ये ट्रेंड्स वाला पोर्शन है ना, इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है, ठीक है। ये एज बेसिस यूज हो रहा है, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक का बेस यहाँ पे ट्रेंड्स में जाता है, इसीलिए इसको ढंग की तरीके से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे बच्चों, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ एनसीईआरटी डिस्कशन करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो ये बार बार क्या कर रही है, पीरियोडिक वेरिएशन शो कर रही है, मतलब जैसे जैसे हम एक ग्रुप में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, तो ये वेरिएशन चेंजेस देखने को मिल रही है, उन्हीं चेंजेस को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है, उन्हीं चेंजेस को यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबको डिस्कस करेंगे। पहले मैं समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की बात के ऊपर जाएंगे। स्टार्ट है, करें स्टार्ट, चलो ओके डन। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, सबसे पहले मार्क करना एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ आने वाला है, लेकिन जिसने ढंग की तरह सुना उसी को समझ आएगा, वरना तो भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने आए हो तो बढ़िया सा समझना, अगर प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन को हमेशा आप लोगों के लिए एक्टिव है, जहां प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, हम और हमारी टीम प्रॉपर आप लोगों के रिस्पॉन्ड करेगी कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, तो बच्चों अगर मैं बात करूं पीरियड में, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो अगर मैंने मान लो एक पीरियड ले लिया, कौन सा ले लिया, मान लो सेकंड पीरियड ले लिया, सेकंड पीरियड कौन सा है, लिथियम, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट, और नियॉन आता है, ये लिख दिया मैंने। अगर मैं कहूं नियॉन वो नोबल गैस है, उसको साइड ही रखो, लिथियम का नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका 6, 7, 8 और 9, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं। या फिर आप इसको इस वे में ना लिख के डायरेक्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो हम वो भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें समझना है, बेसिकली हमें समझना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले शेल में 1, दूसरे शेल, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1, यहाँ 2,2, यहाँ 2,3, यहाँ 2,4, यहाँ 2,5, यहाँ 2,6 और यहाँ 2,7। क्या मैंने सही लिखा, मैंने कैसे लिखा, मैंने छोटे बच्चों वाला जो हम पढ़ के आए थे ना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैसा मैंने फिल कर दिया, करेक्ट है, क्लियर है। अच्छा जी, अगर अब मैं बात करूं इनको फिलिंग करने के बाद हमें ये देखने को मिला कि यार यहाँ पे शेल नंबर है ना, शेल नंबर, क्योंकि सभी में 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से सभी में क्या है, शेल नंबर 2 ही रहता है, सभी में शेल नंबर क्या रहता है, शेल नंबर रहता है 2, शेल नंबर रहता है 2, सारों में शेल कांस्टेंट है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक करके बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन भी बढ़ता है, राइट, तो मैं कहती हूँ कि प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा। अच्छा, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस का अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन क्या दे रहा है, न्यूक्लियस को चार्ज दे रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है मैम, सुनो,
समझो, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का आसपास के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा, है ना, माँ की ममता जितनी ज्यादा, वो अपने बच्चों को दूर नहीं जाने देगी, वो पास बुला लेगी, ऐसा ही होता है। माँ की ममता ज्यादा होने से वो पास बुला लेती है, पास बुला लेगी तो एक एरिया छोटा हो जाएगा, है ना। अगर ममता नहीं होती तो वो दूर दूर घूमते, बहुत ज्यादा एरिया हो जाता। लेकिन माँ ने क्या कर दिया, सब बच्चों को पास बुला लिया, क्योंकि माँ की ममता, माँ का चार्ज, मदर का अफेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? क्या कॉन्सेप्ट चमका? तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो उनको पास बुला लेती है। पास बुलाना मतलब साइज छोटा हो जाना, साइज छोटा हो जाना। अच्छा, एनसीईआरटी ना थोड़ा सा स्क्रीनिंग की बात करती है, अभी हम पढ़ेंगे ना तभी टर्म आएंगे, अभी मैं आपको सभी दिखाऊंगी, लेकिन पहले यहां से सीख लो। स्क्रीनिंग की भी बात करती है एनसीईआरटी। बच्चों, स्क्रीनिंग जो होता है, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब सिंपल सी ये बात समझो कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करते हैं, ये हमारे पास एक एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को मान लो हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, लेट्स से फिल कर दिया इस तरीके से, राइट। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ, लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज इस पे आना चाहिए था वो उतना चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसको स्क्रीन कर दिया, इसको शील्ड कर दिया, क्योंकि ये खुद क्या कर रहे हैं, इसको बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बाहर निकल जाओ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है। तो जितना चार्ज न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे आना चाहिए था उतना चार्ज नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में या आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे, जो ये इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड मतलब कि एक कवच बना रहे हैं। लास्ट में मान लो एक इलेक्ट्रॉन, जैसा होता है ना कि घर में छोटा बच्चा होता है, जब घर में छोटा बच्चा होता है उसको बहुत सारे फैमिली मेंबर ना बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है, बहुत सारे फैमिली मेंबर बचाने की कोशिश करते हैं। मान लो उसने कुछ गलती कर दी है, उसको बचाने के लिए, कवर करने के लिए मेन हेड से, तो ये मान लो मेन हेड है, घर का मेन हेड है, और ये वो छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा नोटी था, जिसने कोई गलतियां करता रहता है, होता है क्या ऐसा, ठीक है। और बीच वाले फैमिली मेंबर जो है ना, ये बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार बच्चा है, हो गया, कोई बात नहीं, छुपाते हैं बातों को। तो यार ये वही वाली बात है, नोटी बच्चे पे हेड जो है वो होल्ड उतना नहीं कर पा रहा, क्योंकि बीच में फैमिली मेंबर्स ने उसको बचा लिया। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, जब शील्डिंग ज्यादा होती है, शील्डिंग जितनी ज्यादा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना कम होगा। तो आप हमेशा याद रखना, शील्डिंग जितनी ज्यादा उतना कम न्यूक्लियर चार्ज, उतना कम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को भी क्या बोलेंगे, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज, तो हम लिखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की जगह लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना इफेक्टिव हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग जितनी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों कि वो बच्चा जो था ना, उसको हेड से बचाया गया क्योंकि शील्डिंग हो गई थी। शील्डिंग तब होगी जब अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, राइट, समझ आई बात। अच्छा, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इस पॉइंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, शील्डिंग की भी बात एनसीईआरटी कर रहा है, तो हमें वो पॉइंट, हमें एनसीईआरटी की एक भी चीज मिस नहीं करनी। मतलब शील्डिंग यहाँ पे कम होती है, क्योंकि देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन करते हैं शील्डिंग, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे शील्डिंग ज्यादा होगी, और शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज का उल्टा है, शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज का उल्टा है। यानी अगर आप सिम्मरी करके लिखो, शील्डिंग जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम, न्यूक्लियर चार्ज उतना कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम, तो आप न्यूक्लियस का चार्ज नहीं है, वही बताया ना मैंने, घर वाला जो मेन हेड उसका चार्ज नहीं है, पास नहीं बुला सकता, क्योंकि उसका इतना चार्ज नहीं है, उसका इतना होल्ड नहीं है, दूर दूर रहेंगे। जो दूर दूर रहता है उसका साइज बढ़ जाता है। बात समझ आई, दोबारा सुनो, शील्डिंग होती है प्रोटेक्ट करना कवच से। शील्डिंग अगर ज्यादा होगी, यानी फैमिली मेंबर्स ने उस छोटे बच्चे को मेन हेड से, जो घर का मेन मुखिया होता है ना, उससे क्या कर रखा है, शील्ड कर रखा है, बचा के रख रखा है। इस वजह से वो बच्चा घूम फिर रहा है, कुछ मर्जी काम कर रहा है, जितना घूमेगा फिरेगा ज्यादा दूर हो जाएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा। मेन हेड से दूर हो जाएगा मतलब
साइज बढ़ जाएगा। तो बात समझो, शील्डिंग अगर ज्यादा तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज अगर कम हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, वो बच्चा बाहर भाग जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज नहीं है, उस पर होल्ड नहीं है, तो वो बच्चा बाहर भाग जाएगा, समझे। तो यार साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे समअप करी है, यही चीज हमने यहाँ पे समअप करी है। ठीक है, समझे कॉन्सेप्ट, समझे चमका कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर सारा का सारा ट्रेंड्स जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो और मुझे कमेंट में यार बताते रहा करो कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। बात समझ आई। तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, पीरियड की कहानी थी। अगर ये समझ आ गया तो आगे का सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप की। पीरियड हो गया, अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बहुत ईजी है ये वाला, बहुत ईजी है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाएंगे। ग्रुप में क्या डिस्कशन है, तो कोई एक ग्रुप ले लेते हैं, मान लो फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट कौन सा हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिखा था लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये लिखा मैंने क्या, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप लिख दिया, सिंपल सा है। ओके, अच्छा अगर मैं बात करूं ये कौन सा पीरियड का मेंबर है, ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का, ये सिक्स्थ का और ये सेवंथ का, राइट। अच्छा जी, अगर मैं बात करती हूँ ये सेकंड पीरियड है, ये मैंने क्या लिखे, पीरियड है, ये क्या है, पीरियड है ना। ये सेकंड पीरियड का मेंबर है तो इसके पास कितने शेल होंगे, 2 शेल। अगर ये थर्ड पीरियड का मेंबर है तो इसके पास 1 2 3 शेल होंगे। अगर ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है तो इसके पास क्या होगा, 1 2 3 4 शेल होंगे। बात समझ आ रही है। अगर ये फिफ्थ पीरियड का मेंबर है इसके पास 5 शेल होंगे, 1 2 3 4 और 5। बात समझ आई। अगर ये सिक्स्थ पीरियड का मेंबर है तो इसके पास 6 शेल होंगे, 7th पीरियड का मेंबर है तो उसके पास 7 शेल होंगे, है ना। जितना ज्यादा पीरियड उतना ज्यादा शेल नंबर। देख के पता चल रहा है साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है ना। क्यों बढ़ रहा है, सिंपल सी बात लिखना, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ने से क्या हो रहा है, शेल बढ़ने से क्या हो रहा है, ये सोचो पूरा का पूरा एक फ्लोर आ गया है, पूरा का पूरा एक फ्लोर आ गया है। मतलब कि अब ना यहाँ पे एक दो, यहाँ लिथियम के पास कितने थे, 2 फ्लोर थे, इसके पास 3 फ्लोर हो गए। जैसे जैसे फ्लोर बढ़ता रहेगा, बिल्डिंग बढ़ती रहेगी, उसका साइज बढ़ता रहेगा। अगर हम स्क्रीनिंग की भी बात करें, यहाँ पे स्क्रीनिंग का क्या हो रहा है मैम, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी शील्डिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सोचो ना बड़ा हो रहा है साइज, सोचो ना बड़ा हो रहा है। अब देखो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, अगर बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है और अंदर न्यूक्लियस है, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस, बाहर का इलेक्ट्रॉन और अंदर न्यूक्लियस, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने ज्यादा हो रहे हैं, यानी बचाने वाले लोग, मैंने क्या कहा था, फैमिली वाले कौन है, बचाने वाले लोग, बचाने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मुन्ना था ना क्लास का मत मान के चलो, इसको ये मान के चलो कि ये वो बच्चा है जो बहुत नोटी है, जिसको मेन हेड से बचाया जा रहा है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दूर हो गया ना, इस पे इतना होल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, इस वजह से साइज बहुत बढ़ गया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, साइज उतना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज उतना कम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहां तक मेरे को लगता है सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की और उसके ट्रेंड को भी समझेंगे, दोनों चीज समझेंगे। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले तो देखो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता क्या है, एटम का साइज, एटम का रेडियस। पहली बात तो एक एटम ना हम क्या लेके चलते हैं, इमेजिनरी है। हम क्या लेके चलते हैं, एटम क्या होता है, सिर्फ एक इमेजिनरी है, क्योंकि हम एटम को रेडियस ऑफ बॉल को तो मेजर कर सकते हैं, बॉल का रेडियस मेजर करते हैं, बड़ी है, लेकिन एटम का साइज जो होता है वो बहुत 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 छोटा होता है, इस वजह से उसको मेजर नहीं करा जा सकता, इस वजह से उसको मेजर नहीं करा जाता, बहुत स्मॉल साइज है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाती है, इलेक्ट्रॉन, देखो एटम के साइज को मेजर करने में 2 प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या थी, उसका साइज बहुत छोटा है, और दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। एटम को पहले तो ऐसा सोच रहे थे कि एटम ऐसा होगा, ये रहा एटम, है ना, ये एटम इस तरीके से सोचा कि ये एटम होगा, लेकिन बाद में जब हमें पता चला वेव नेचर होता है तो हमें पता चला वो कुछ इस तरीके से रहता है ना। तो हमें क्या पता उसका साइज कितना है, राइट, उसका स्टैटिक नहीं है, तो एटम की क्या है, शार्प बाउंड्रीज नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि उसकी शार्प बाउंड्रीज नहीं है। उसके बाद इसीलिए प्रिसाइजली हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकल वे नहीं है साइज बताने के लिए।
एस्टिमेट कर सकते हैं हम, सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ इतना होता होगा, एस्टिमेट कर सकते हैं कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट मतलब एक दूसरे के साथ जब बॉन्डेड होता है तब, तो उसके टर्म में हमने एक नॉन मेटेलिक, कोवेलेंट रेडियस डिस्कस किया, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इनकी टर्म डिस्कस करी। तो बच्चों कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जब मान लो मेरे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, लेट्स से H2 की बात कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डेड बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दो, हाफ ऑफ डिस्टेंस, यानी कि मान लो ये अपना डिस्टेंस कितना है ए और ए, मान लो एच ए का डिस्टेंस है, उसको आधा कर दो, उसको आधा कर दो, हाफ कर दो, जितना भी डिस्टेंस उनके बीच में उसको आधा कर दो, आपका कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा। बात समझे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल में Cl और Cl के बीच की बॉन्ड बताई जा रही है, कितना होता है 189 पिकोमीटर होता है, 198 होता है इनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन अगर जो रेडियस निकालना है तो डिस्टेंस को डिवाइड बाय कर दो 2, तो 198/2 हो जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा 89 बन जाएगा। ठीक है 99, सॉरी ये बन जाएगा 99, कितना बन जाएगा 99 पिकोमीटर में आएगा ये, तो 99 पिकोमीटर विल बी योर फाइनल आंसर। बच्चों आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। इस तरीके से निकालते हैं। ऐसे मेटेलिक रेडियस निकालना है, तो मेटेलिक रेडियस में मेटल्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक रेडियस में मेटल्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं, मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से, मेटल्स है ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसको हाफ कर दो, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो भी आ रहा है, ठीक है, उसको आधा कर दो। आधा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, कौन सा रेडियस आ जाएगा, कौन सा मेटेलिक रेडियस। ठीक है, रेडियस कौन सा आ जाएगा, मेटेलिक रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा कौन सा मेटेलिक, कौन सा मेटेलिक। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इसी बेसिस पे ले रहे हैं हम कि किस तरीके से बॉन्डेड है। तो कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस को दोनों को ले सकते हैं, डिपेंड करता है वो क्या है, मेटल है नॉन मेटल है क्या है। ठीक है, ओके, इतनी सी बात थी। अब अगर बात करेंगे ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स को यहाँ पर इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं बता रखा है, पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, राइट। और ट्रेंड्स जो है शील्डिंग यहाँ पे बता रखी है, शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोल ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोबल, अगर हम बात करें नोबल गैस की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है एनसीईआरटी, नोबल गैस जो होती है उसके अंदर हम लेते हैं नॉन बॉन्डेड रेडियस, क्योंकि नोबल गैसेस किसी से बॉन्ड नहीं बना रही है। मैम ने अभी जो आपको एटॉमिक रेडियस बताया था वो बॉन्डेड वाला बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर हमारा कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था, मैंने वो बताया था। लेकिन नोबल गैसेस की जब हम बात करेंगे तो वहां पर नॉन बॉन्डेड स्टेट होती है, तो उनमें कौन सा बॉन्ड लेते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियल लिया जाता है। ठीक है, वॉन्डरवॉल रेडियस कैसे होता है, जैसे कि मान लो एक नोबल गैस ये रही, दूसरी नोबल गैस ये रही, तो उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर ये वाला, ठीक है, तो ये क्या होता है, कोवेलेंट नहीं होगा, ये वॉन्डरवॉल रेडियस होगा, क्योंकि वो दूर दूर होती है, बॉन्डेड नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डाउन द फैमिली ये डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। एटॉमिक रेडियस हमने देख लिया किस तरीके से वेरी करेगा, यहाँ पर आ गया था, एक सेकेंड, यहाँ पर फ्रेंड्स आया समझ जो मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ लर्न नहीं करनी है, सिर्फ कंपेयर करनी है वैल्यूज को, एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड, जब पीरियड की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम बात कर रहे हैं डाउन अ फैमिली। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो साइज देखो क्या हो रहा है, साइज 152, 111, 88, 77, 74, 66 और 64। क्या साफ साफ समझ आ रहा है या नहीं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो कम हो रहा है, प्रॉपर डाटा यही बता रहा है। और अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, देखो जरा यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर, है ना, तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कैसे कम हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस ये ग्रुप फर्स्ट के अंदर कम हो रहा है, और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस ग्रुप 17 में भी कम हो रहा है। तो जब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम तो साइज क्या होता है, कम होता है, साइज क्या होता है, कम होता है, छोटा हो जाता है साइज। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आगे चले आयनिक रेडियस की तरफ चले। चलो आयनिक रेडियस की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हो गया आयनिक रेडियस। बच्चों आयन क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है कैटायन जिसपे पॉजिटिव, और एक होता है एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, और एनायन का बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। ये बात हमें पता है, यानी कि अगर मान लो किसी एलिमेंट ने मेटल था
उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, M+ बन गया और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बन गया कैटायन। और यही मान लो कोई एलिमेंट X है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, X- बन गया, लेने के बाद एहसान लेना है ना, एहसान लेना मतलब नेगेटिव लाना, तो ये नेगेटिव हो गया। देना, डोनेट करना, दान में देना मतलब पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कैटायन और एनायन बन जाते हैं। ठीक है, अरे देखो यहाँ पर है ना, आप लोगों को समझेगा तब, चमकेगा तब जब आप उसको ध्यान से सुनोगे। अगर आपका डेडिकेटेड वे में शिद्दत से पढ़ना चाहते हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि मैम बहुत हो गया, लंबा हो गया है ना, बोर हो रहे हैं, ये नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल ने ऐसा किया, तो अब सोच के देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो था ना मेटल का, इलेक्ट्रॉन जो था मेटल का वो क्या हो गया, कम हो गया। मान लो अगर मान लो कोई एलिमेंट ले लिया, लेट्स से मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम था, सोडियम से Na+ बन गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सोडियम के पास वैसे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास में 11, प्रोटॉन कितने होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं जब न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन रह गए 10, प्रोटॉन कितने हो गए 11। ठीक है, सोच के देखो, प्रोटॉन क्या थे, जो होल्ड करता था, अट्रैक्ट करता था। अगर प्रोटॉन ज्यादा है यानी चार्ज ज्यादा है, और मैंने क्या बताया था, जिस बंदे का चार्ज ज्यादा होगा, होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो सभी को अपने पास बुला लेगा, है ना, साइज छोटा कर देगा। तो यानी कि कैटायन के केस में साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब सोडियम पॉजिटिव और सोडियम का कंपेयर करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव का साइज क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। क्या बात समझ आई बच्चों। ठीक है, अगर बात करें एनायन के केस की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। मतलब अगर मान लो मैंने क्लोरीन की बात करी, क्लोरीन के ले लेते हैं, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया Cl-, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, Cl- बन गया। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन थे 17, प्रोटॉन भी थे 17, इलेक्ट्रॉन भी थे 17, प्रोटॉन भी थे 17। लेकिन अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, प्रोटॉन कितने रहे 17 ही रहे, प्रोटॉन कितने रहे 17 ही रहे। तो यहाँ पर प्रोटॉन कम हो गए हैं, यानी जो होल्ड करने वाला इंसान था उसका होल्ड करने का शक्ति कम हो गया, तो लोग दूर दूर चले जाएंगे उससे। होल्ड करने से पास आते हैं, टीचर का होल्ड अगर स्ट्रांग होगा तो बच्चे पास आएंगे, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर होल्ड नहीं है तो बच्चे घूमते रहेंगे, बंक मारेंगे, क्लास करते हैं ऐसे। तो इसीलिए साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बाहर निकल गए हैं, भाग गए हैं, दूर दूर चले गए हैं, साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ आई, क्लियर है। तो यहाँ पे आयनिक रेडियस को चलो एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या क्या बताना चाह रहा है। आयनिक रेडियस, सबसे पहले आयन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और अगर हमारे पास में गेन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एनायन। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस कैसे देखते हैं, कैटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस होता है आयन क्रिस्टल्स के अंदर, उसको ही हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। आयनिक रेडियस सेम ट्रेंड जो हमने भी पढ़ा था एटॉमिक रेडियस का, वो सेम ट्रेंड आता है जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था। ठीक है, सेम आता है जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था। कैटायन इज स्मॉलर, आ गया ना, कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट। ठीक है, कम होता है, स्मॉलर होता है, क्योंकि उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। उसके बाद में अगर साइज ऑफ एनायन की बात की जाएगी, मतलब नेगेटिव वाले का साइज लार्जर होता है देन दी पेरेंट एटम, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजल्ट किस में करेंगे, ज्यादा रिपल्शन होगा। देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन 18 थे, प्रोटॉन 17 थे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके एक दूसरे से बाहर भाग देंगे। बात समझ आई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से वो रिपेल करेंगे और दूर चले जाएंगे। इस वजह से क्या होता है, डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस वजह से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ एग्जांपल दे रखा है, वैल्यू लर्न नहीं करनी है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कंपैरिजन बता रखा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है जिसमें सेम नंबर के अनपेयर्ड, मतलब सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, सोडियम पॉजिटिव ले लो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ले लो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें सोडियम के अंदर, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z यानी एटॉमिक नंबर, और जितना Z उतना ही प्रोटॉन होंगे, जितना Z उतना ही प्रोटॉन होंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। ठीक है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, करेक्ट। अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन से साफ साफ पता चला कि प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, दैट मीन्स ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और यहाँ 3 निकाल दिए, तो यहाँ पे भी रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। क्या तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है, तो तीनों आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, मतलब उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम बात करें इनका साइज का, बच्चा
साइज से याद रखना, जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा, कितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा उतना साइज कम होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकाल दिए। सोच के देखो 13 लोग पकड़ने वाले हैं, 13 होल्ड करने वाली एबिलिटी है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, जितना प्रोटॉन ज्यादा साइज क्या हो जाएगा उतना कम हो जाएगा। तो कैटायन या फिर आप लिख दो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन ज्यादा उतना साइज क्या हो जाएगा छोटा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, प्रोटॉन ज्यादा साइज छोटा। कैटायन अगर आपको जितना ज्यादा दिख रहा है कैटायन का साइज कम होता है, उल्टा कर दोगे एनायन के लिए, एनायन अगर होगा जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, क्योंकि एनायन का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्या हो जाएगा साइज हो जाएगा। तो ये एक ट्रेंड आप लिख लेना ताकि आपको कभी भी कंपेयर करना हो, है ना, तो ये आप कंपेयर कर सको अपने नोट्स में ना, ऊपर टॉप में इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि साइज को किस तरीके से ये लिंक करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है, चमका कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं करना कि मैम बोर हो गए हैं, बोर नहीं होना, ठीक है। कल को कहने लग जाओ कि मैम बस बहुत हो गया, आज बहुत पढ़ाई कर ली। अगर बहुत पढ़ाई कर ली तो ये सोचो हमें पूरा कंप्लीट चैप्टर कैसे करना है ना, थोड़ा स्पीड में बढ़ा लेना, जो पार्ट आपको लग रहा है ना इजी है, थोड़ा 2x पे कर लेना, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, जल्दी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो रेडिया क्या होता है, डिफरेंट होता है, और ये सारी चीज क्या बता रखी है, वही बता रखी है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉल क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस की वजह से। एनायंस है ना, ग्रेटर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उनका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिपल्शन, जितने इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 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 रिपल करेंगे और साइज बड़ा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक ट्रेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो जितना बड़ा चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज, Al3 पॉजिटिव पे +3 चार्ज है, मैंने बताया था साइज कैटायन चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट रहने वाला है, ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस पे +3 का चार्ज दिख रहा है। +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। कैटायन का जितना ज्यादा चार्ज साइज उतना छोटा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और दूसरा कौन सा आ गया, आपको लार्जेस्ट पूछा था, लार्जेस्ट पूछा था, तो लार्जेस्ट कैसे होगा, मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन कितने हैं 12, है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने 10 ही रह गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे 12 रहेंगे। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 13, प्रोटॉन कितने होते हैं 13, है ना, ये सीक्वेंस रहता है। अगर बात करी जाए लार्जेस्ट कौन, तो हम जानते हैं यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तो इन दोनों के कंपैरेटिवली, इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कंपेयर किया जाए तो भाई इसका साइज क्या होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मुताबिक प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा हो जाएगा। हमें लार्जेस्ट देखना है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कंपेयर करो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कैसे लिंक करता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, याद है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटा होता है, तो एल्यूमिनियम का साइज कम होगा, मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा, तो लार्जेस्ट कौन हो गया, ये वाला लार्जेस्ट हो गया। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। चमका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके डन बच्चों, आई होप यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट समझ गया है। अगली बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपका कौन सा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं बच्चों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चलो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसको डिस्कस करते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओके, क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं। ये हमारे पास मान लो एक एटम है, उसका सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इसको क्या करना है, परिंदा बन के उड़ना है, बाहर जाना है, निकलना है इसको बाहर। ठीक है, लेकिन इसको दिक्कत इस चीज की है कि इसको न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस होल्ड करके बैठा हुआ है, होता है ना, मैंने वापस वही वाली बात, घर में जो मेन होल्ड एंड सोल्ड मेंबर होता है, जिससे सबको डर लगता है, जो सबको कंट्रोल करके रखता है, या स्कूल में वो टीचर जिसने बच्चों को पकड़ के रख रखा है, कहीं बाहर आने जाने नहीं देता, बंक मारने नहीं देता, तो ये वो मेंबर है। जो स्कूल में जो टीचर है ना, ये वो टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, और यहाँ पे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे क्लास में लास्ट में बच्चा बैठा है, ये वो है, इसको बाहर निकलना है। आयोनाइजेशन क्या होता है, आयन बनना, तो अमाउंट ऑफ इसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी बाहर से, जो इसको तोड़ दे, इनके बॉन्ड को तोड़ दे, जिससे आराम से फ्री होके बाहर निकल जाए।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी चाहिए क्योंकि देखो अट्रैक्शन को तोड़ना ना बच्चों, एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बताया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी अकेला है एटम, ठीक है, आइसोलेटेड लेना है और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ये होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। आ गया लाइन, क्या है ये है रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे आ गई इसकी डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे आप देख सकते हो किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। एक्सप्रेस किस में होती है, किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं इसको हम, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, यानी समझो मेरी बात, इधर आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ बच्चों, एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक्स पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक्स पॉजिटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन बनाया, एक्स 2 पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 पॉजिटिव ही तो बनेगा, है कि नहीं, जब पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड आयोनाइजेशन, ये हो गई IE1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, और ये क्या होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड हो गई है। बात समझ आई बच्चों, कॉन्सेप्ट चमका या नहीं चमका, ये सेकंड हो गई है, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये रही। अगर मैं दोनों को कंपेयर करा जाए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ज्यादा होती है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ज्यादा होती है, क्या लगता है आपको, फर्स्ट ज्यादा होगी या फिर सेकंड ज्यादा होगी? तो जिनको नहीं पता, जो भूल चुके हैं ये चीज, जिनको नहीं पता, तो आप सिंपल सी बात ये समझो, सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट को ये समझो। देखो फर्स्ट जब निकालना है इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल स्टेट में निकालना है, राइट। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है वो न्यूट्रल एटम से निकाला जा रहा है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव से निकाल रहे हैं। पॉजिटिव मतलब उसके पास कमी है। सोचो जिसके पास कमी है आप उसी को कह रहे हो एक और निकाले, एक तो बेचारे पे पैसे नहीं है, उसके बाद उससे कह रहे हो कि आप और निकालो, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कैटायन से निकाला जा रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि नहीं है, ठीक है बच्चों, ओके। तो इसी वजह से सेकंड और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमेशा याद रखना कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि कैटायन से निकाला जा रहा है एज कंपेयर टू योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यह हमेशा दिखाई देता है आपको, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है, इसी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मतलब रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेंड कंपेयर करें, सो बेसिकली ये किसका बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर का आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें पीरियड की, बच्चों इधर आ जाओ, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट पीरियड की, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज छोटा होता है। साइज छोटा क्यों हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। बात करी थी हमने, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, शेल नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन क्या करेगा, साइज को छोटा कर देगा, क्योंकि होल्ड बढ़ रहा है ना, होल्ड ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। साइज छोटा होने की वजह से आप ये समझना, साइज अगर छोटा हो रहा है तो आप ये सोचो, एक एटम ऐसा था और एक एटम ऐसा था, ठीक है, इस तरीके से आप ये सोचो, इलेक्ट्रॉन को यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है और इस केस में इधर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है। कौन सा बच्चा जब पास बैठा होगा, कौन इजीली निकल जाएगा, जो पास बैठा होगा वही इजीली निकलेगा या दूर बैठेगा वही इजीली निकलेगा? जो दूर बैठेगा वो आसानी से निकल जाएगा क्लास के बाहर, दूर से, क्योंकि टीचर का होल्ड नहीं है उसके ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत आसानी से काम होगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बिल्कुल पास है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर होल्ड बढ़ता जा रहा है। अगर उसको बाहर निकलना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, उस होल्ड को कम करने के लिए। बात समझ आई, चमका कॉन्सेप्ट। अगर बात करेंगे ग्रुप की, तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आपको पता है साइज क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ उल्टा हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ऐसे ही होता है। अब बताओ जितना दूर होगा उस आसानी से निकल जाएगा, एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी निकलने के लिए, आसानी से निकल जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या समरी में ऐसा लिख सकते हैं कि साइज जितना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, साइज जितना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। तो ये ज्ञान की बात लिख लो कि साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे को इनवर्सली रिलेट करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट लिथियम से लेकर नियॉन तक जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये पीरियड की बात की जा रही है, ये क्या है, ये सेकंड पीरियड की बात करिए। तो पीरियड में क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, ये चीज थी। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर वही चीज को समझा रखा है, राइट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लोजली रिलेटेड होती है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, क्लोजली रिलेट करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इंक्रीज होती है कब, पीरियड में, और डिक्रीज होती है कब, डिसेंडर ग्रुप, मतलब जब हम ग्रुप में जाते हैं तो कम होती है, जब पीरियड में जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है। बात समझ आ रही है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए दो फैक्टर्स आपकी एनसीईआरटी बताती हैं, हमने पढ़ लिए हैं। अट्रैक्शन को बता रही है, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, होल्ड ज्यादा होगा, तो उस होल्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, राइट, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या है, द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है ना बच्चों, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। अगर सोचो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी को समराइज कर लेंगे, जितना ज्यादा अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, कॉन्सेप्ट चमको, कॉन्सेप्ट चमकाएगा ये कि जितना इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए उस होल्ड को तोड़ने के लिए, निकलना है ना इलेक्ट्रॉन को। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। दूसरी बात करेंगे रिपल्शन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, क्लास में बच्चे बैठे हुए एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, धक्का मारेंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जितना ज्यादा आसानी से निकल जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इनवर्सली, ठीक है। तो ये चीज सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम एनसीईआरटी को, सो दैट ये पार्ट आपको बहुत आसानी से चमक जाए, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये देखो ग्रुप में बताया जा रहा है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो ये ग्रुप की बात की जा रही है, ये आपके ग्रुप की बात की जा रही है कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। तो ये डिक्रीज हो रहा है ना ग्राफ, राइट, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बताती है शील्डिंग और स्क्रीनिंग की थोड़ी सी बात बताती है, मैम ने तो पहले ही बता दिया आपको। शील्डिंग और स्क्रीनिंग क्या बता रहा है कि एक्चुअल चार्ज आता है न्यूक्लियस का, एक न्यूक्लियस देखो असली में जो चार्ज लगा सकता था, मान लो घर का वो ही मेन हेड जो है उसका एक्चुअल में, या वो टीचर जो बहुत ज्यादा होल्ड एंड सोल्ड है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका अगर अपने आप में दम चलेगा ना तो वो तो बच्चों को चांटे लगाने लग जाएगा, है ना, गुस्से में, स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरे बच्चों की वजह से दूसरे बच्चों ने काफी चीजें ऐसी, वो जो मैंने बताया था लूजली इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे नॉटी बच्चा होता है, उसकी काफी शरारतें नहीं बताई टीचर को, इस वजह से जितना एक्चुअल लगना चाहिए था उस बच्चे को चांटा, वो उतना नहीं लगेगा। ऐसा ही होता है ना कि जो नॉटी बच्चा है, जितनी डांट पिटनी चाहिए थी उतनी नहीं पिटी, क्योंकि अंदर वाले लोगों ने उसको बचा लिया। तो यहीं पे ही शील्डिंग की बात होती है। शील्डिंग में क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा देते हैं न्यूक्लियस के चार्ज से, राइट। जैसे कि 2s इलेक्ट्रॉन, लिथियम की बात करेंगे, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। तो 2s में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, ये शील्ड कर देंगे इसको, ये क्या कर देंगे, इसको शील्ड कर देंगे। शील्डिंग से ये क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल चार्ज जो लगता था लिथियम पे कितना प्रोटॉन था, 3 प्रोटॉन था। तो एक्चुअल जो इतना 3 प्रोटॉन का चार्ज +3 का चार्ज लगना चाहिए था, उतना एक्चुअल में नहीं लग रहा है, उतना एक्चुअल में नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए था, राइट। तो ये बोलते हैं शील्डिंग की वजह से चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही बताया था ना बच्चों मैंने आपको, क्या बता रहे हैं, जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल इन द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, जब अंदर कंप्लीटली फिल होते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, तो वो शील्डिंग करते हैं, और जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जो है लेस देन द एक्चुअल चार्ज, असली में जो चार्ज लगना चाहिए था वो कम चल रहा है, ठीक है।
बच्चों क्लियर है यहाँ तक लाइन? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, ये वही चीज बता रहे हैं कि अगर हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो लिथियम से फ्लोरीन में जो मैंने आपको एटॉमिक रेडियस सबसे पहले पहले बता दिया था ना, ये वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि सेकेंड पीरियड हमारे पास, सेकेंड पीरियड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और शेल क्या है, सेम ही है। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं लेकिन शेल क्या है, सेम है। सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये देखो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब शेल सेम है। इसकी वजह से शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। ये प्रॉपर लाइन मैंने शॉर्ट में लिख दी थी, राइट। इसी वजह से अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओवरवेज द शील्डिंग, ओवरवेज द शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि शील्डिंग को ज्यादा नहीं होने देगा, उस पे भारी पड़ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। कंसिक्वेंटली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हेल्ड मोर टाइटली, है ना, वो ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होंगे और उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, राइट। और उसके बाद बताया जा रहा है न्यूक्लियस से जितने ज्यादा है दूर है, इस वजह से न्यूक्लियस से अगर पास होंगे तो मतलब शील्डिंग जो है वो अगर क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो छोटा हो रहा है, साइज छोटा इस वजह से हो रहा है क्योंकि शील्डिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, राइट। बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में उल्टा कर देंगे यहाँ पे जब ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में क्या हो रहा है, शील्डिंग ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी, इंक्रीज द शील्डिंग, उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उस पर भारी कौन पड़ जाएगी, शील्डिंग भारी पड़ जाएगी। लेफ्ट टू राइट कौन भारी पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज। टॉप टू बॉटम कौन भारी पड़ेगा, शील्डिंग, जिसकी वजह से लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ओके। अच्छा, अब ना एनसीईआरटी एक बात कहता है, एनसीईआरटी एक बात कहता है, एनसीईआरटी ये बात कहता है कि अगर आप देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये देखो ये देखो, अगर आप देखो बेरिलियम और बोरोन में, यहाँ पे आ जाओ, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, हम क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, बट यहाँ तो कम हो गई, यहाँ पे भी क्या होगी, कम हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है, चलो इसको समझते हैं। तो बेसिकली लिथियम बेरिलियम, ठीक है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, चलो इसको ऐसा लिख दिया हमने, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बेरिलियम होता है यहाँ पे 1s2 2s1 1s2 2s2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1। कार्बन का क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, करेक्ट है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें बेरिलियम की और बोरोन की, जनरल ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ये जनरल ट्रेंड है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ये जनरल ट्रेंड है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ 2s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फर्क क्या आया मैम इसमें, अब फर्क ये आता है कि s जो होते हैं ये ज्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, मोर क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस। लेकिन जो p होते हैं ये थोड़े फार अवे होते हैं, ये क्या होते हैं, फार अवे होते हैं। ये अगर पास है न्यूक्लियस के तो न्यूक्लियस इसको पकड़ के जकड़ के बैठा हुआ है, तो इसको निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। इस वजह से बेरिलियम और बोरोन को जब हम कंपेयर करते हैं तो बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा आती है। नॉर्मली कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस के पास कौन है, एस ज्यादा पास होता है। उसके बाद इधर आ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करने के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इनको हटा देते हैं, ये काम का नहीं है हमारे, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या फर्क दिख रहा है, यहाँ है 2p का 3 और यहाँ पे क्या है 2p का 4, राइट। 2p का 3 का मतलब पता है क्या होता है, 2p3 मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भरे हुए हैं, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। लेकिन यहाँ 2p4 है, 2p4 का मतलब ये हाफ फिल्ड नहीं है, अगर निकाल लेगा एक तो हाफ फिल्ड बन जाएगा। ये क्या हो गया है, नाइट्रोजन बन गया है, नाइट्रोजन है एट प्रेजेंट हाफ फिल्ड। क्या है ये, हाफ फिल्ड है। क्या है ये, हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन क्या है,
हाफ फिल्ड है, राइट इस वजह से ये क्या है, स्टेबल है। तो जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी स्टेबल है बच्चों। अगर ये स्टेबल है तो क्यों फालतू में इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, नहीं निकालेगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है। अगर निकालेगा तो अनस्टेबल बन जाएगा, कौन अपने आप से चाहेगा अनस्टेबल बनना, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, कम। तो ये एक्सेप्शन हमें इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि इनके अपने रीजंस थे। तो ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान रखना बच्चों। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही चीज को जो एनसीईआरटी बता रही थी उसको सिंप्लीफाई वे में बताया। आप एक बार रीड करके देखना कि एस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड ज्यादा होता है ना, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा लगती है, राइट। और उसके बाद जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं, एनसीईआरटी बता रहा है, सेम लाइन को रिपीट कर रहा है। और नाइट्रोजन के केस में क्या बताया, नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होने की वजह से वो एनर्जी ज्यादा लगाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे बता रखी है, इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोरोन कंपेयर टू द रिमूवल ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेरिलियम। यही मैंने बात कही थी, 2p को आसानी से निकालेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होगा, लेकिन बोरोन में ऐसा नहीं, बेरिलियम में ऐसा नहीं होगा, राइट। उसके बाद अगर बात करें अनदर एनोमली क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन में 2p इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक करके आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन की तो एक ही में, यहाँ पर ना ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी इस टर्म में बताती है, देखो जरा, नाइट्रोजन के अंदर 2p का 3 था और ऑक्सीजन में 2p का 4 था। 2p का 3 इस तरीके से 1 2 और 3, और यहाँ 2p का 4 का मतलब इस तरीके से 1 2 3 और 2, यहाँ पेयरिंग हो गई, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। और रिपल्शन होने की वजह से ये अनस्टेबल है, रिपल्शन होने की वजह से क्या है, ये अनस्टेबल है। तो ये चाहता है इलेक्ट्रॉन निकालना, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकालेगा और स्टेबल बनेगा, इसी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मेरे को अरेंज करना हो तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो ये हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एक में भरे हुए हैं जिसकी वजह से रिपल्शन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बता रखा है, 4 2p इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम 2p एक में सेम पेयर आता है, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत अनस्टेबल है, एटम अनस्टेबल है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देता है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको दिया है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो आपको कुछ सोडियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन की वैल्यू दे रखी है, सोडियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन, राइट। सोडियम की वैल्यू है 496, लिख दो 496, ये है 737, और सिलिकॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 786, ठीक है। आपसे पूछा है कि एल्यूमिनियम जो है उसकी वैल्यू, एल्यूमिनियम की वैल्यू क्लोज किसकी होगी, 575 के क्लोज होगी या फिर 760 के क्लोज होगी। नॉर्मल बच्चा आंसर देगा ये वाला, नॉर्मल बच्चा आंसर देगा ये वाला, क्योंकि आपको मैम ने ये बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है। अगर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, है कि नहीं, ये क्या होगी, ज्यादा होगी, हम यही जानते हैं। हमने ये सोचा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम कहाँ आता है, एल्यूमिनियम यहाँ आता है, मैग्नीशियम के बाद आता है, तो मैग्नीशियम से ज्यादा होने चाहिए, यानी 760 होने चाहिए, आप इसको मार्क करोगे। लेकिन बच्चों ये गलत है, क्योंकि आप देखो मैग्नीशियम में कौन सा होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये किसकी सीक्वेंस में, मैग्नीशियम में किस में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये आ रहा है हमारा 4s2, राइट, ये हमारा कौन सा आ रहा है, सॉरी 4s, वैसे ये हमारा कौन सा आ रहा है 3s2, और ये एल्यूमिनियम किस में आएगा 3s2 3p1, राइट। तो यहां पर p में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहां पर s में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। वही बात, जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो p में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, यानी कि 575 आएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। p में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाती है कम, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों। क्लियर है, आगे चले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब उल्टा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यानी एक एटम है
आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, बाहर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो जूम 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 करके घूम रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को लेना है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवानी है, तो कितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कितनी चेंज होगी। बात समझ आई? जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कितनी एनर्जी का चेंज होगा, उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आ जाओ इधर, आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब इलेक्ट्रॉन लेना है तो कितना एनर्जी चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन मेजर ऑफ द ई, तो ये क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल, न्यूट्रल लेना है हमेशा, याद रखना, चार्ज मत ले लेना, गलत हो जाएगा। न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव बनने के लिए कितनी एनर्जी चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज विद विच एटम ऐड इन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसको बताता है, कितनी आसानी से हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज बताता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सा है ना। प्रोसेस जो होता है वो एंडो भी हो सकता है या फिर एक्सो भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो प्रोसेस क्या होगा, ये होगा एक्सोथर्मिक, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, अगर एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, नहीं लेना उसको, ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या होगी, एंडो, उसके टाइम पे क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन ले। बात समझ आई? ये चीज ध्यान रखनी है, एंडो कब होगी और एक्सो कब होगी। एग्जांपल 17 एलिमेंट्स देखो, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, 17 वाले सारे नेगेटिव है, हेलोजेंस, सारे के सारे नेगेटिव है हेलोजेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब बात करेंगे 17 वाले एलिमेंट्स, यानी कि देखो ये रही, ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 0 यानी कि ग्रुप 18 की बात की जा रही है, मॉडर्न टेबल में इसको क्या 18 ग्रुप दिया था ना, तो 18 वालों की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये नोबल गैसेस है, ये नोबल है, ये नोबल है, इनको बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप धक्के से जबरदस्ती दे रहे हो, इस वजह से ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। लेकिन बाकी सब में वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पता है कैसा आता है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं ग्रुप 16 की, ग्रुप 17 की, रेगुलर मैनर में इंक्रीज डिक्रीज को समझ लेते हैं। पहले जनरल ट्रेंड देखेंगे, फिर इस पे आएंगे। जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरल ट्रेंड बच्चों ये है कि अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, किसमें, पीरियड में, पहले बात करेंगे पीरियड में, फिर ग्रुप में बात करेंगे। तो जब पीरियड में बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी देखनी है। साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर ज्यादा। सोच के देखो, अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस होल्ड ज्यादा कर रहा है, ज्यादा खींच सकता है ना, समझो। टीचर अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो और बच्चों को भी बुला सकता है कि आओ मेरी क्लास में आ जाओ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे भेजते हैं, क्योंकि वो बहुत होल्ड रखता है, होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले से बहुत स्ट्रिक्ट है। बात समझ आई? एक सोचो ऐसा टीचर जिससे बच्चे संभलते नहीं है, बच्चे भागते रहते हैं, वो कैसे पकड़ लेगा और बच्चों को, खुद की क्लास के बच्चे नहीं संभल रहे, समझे। तो यहाँ पे बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आसानी से न्यूक्लियस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बुला सकता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ग्रुप की, जब हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप से लेकर बॉटम की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, टॉप से बॉटम पे जाने पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है साइज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम पर बड़ा हो रहा है। सोचो इलेक्ट्रॉन जो आएगा न्यूक्लियस से कितना दूर हो जाएगा, कितना दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की शक्ति इसकी कम हो जाएगी। सोचो ना, मैग्नेट ले लो, दो ऑपोजिट चार्ज की मैग्नेट्स ले लो, अगर वो दूर पड़ी होगी तो वो उस पर होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पास होगी तो फटाफट से उसको चिपका लेगा, ऐसा ही होता है। तो ये पास है, फटाफट से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत दूर है, तो यहाँ पर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। समझ आया? तो मैं ये कह सकती हूँ जितना साइज बड़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम। तो साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे की क्या जाती है, इनवर्सली जाती है। साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे की क्या जाती है, इनवर्स जाती है।
समझे क्या कॉन्सेप्ट चमका? साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे के क्या जाती है? इनवर्स जाती है। ओके बच्चों, यहां पर ये वाली टेबल, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, साइज छोटा होता है, और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई आप लोगों को, आप सब जान गए इस चीज को, आई नो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये ट्रेंड को प्रॉपर रिलाई कर सकते हैं? क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। आपको प्रॉपर ट्रस्ट नहीं करना। कहां पे ट्रस्ट नहीं करना? यहाँ पर देखो, जो बच्चे कहते हैं ना एक्सेप्शन एक्सेप्शन, तो ये वाली पार्ट नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट पॉइंट बना के लिखना, ये बहुत स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, हमने अभी कहा था टॉप टू बॉटम क्या होती है? लेस होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ग्रुप 16 के मेंबर है, तो ऑक्सीजन की सबसे कम है, समझे? ऑक्सीजन की सबसे कम है, मतलब सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम। यहां तक तो सही था, लेकिन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में भेज दिया, सबसे लास्ट में भेज दिया, क्योंकि इसका केस क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑक्सीजन का साइज। बच्चों ऑक्सीजन का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत छोटा साइज है, जिसकी वजह से अगर मान लो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, पता क्या होगा? छोटे कमरे में, छोटा घर है, छोटा कमरा है, आप उसमें और लोग भरे जा रहे हो, है ना? गलत हो गया ना ये काम। तो छोटा सा तो हॉस्टल का रूम है, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा लोग भरे जा रहे हो, तो वो कंजस्टेड हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझे? तो ऑक्सीजन का साइज क्या है? बहुत छोटा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आती है? लेस नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव होती है। और यहाँ पे ग्रुप 17 को देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। होना क्या चाहिए था? टॉप टू बॉटम कम होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में वैल्यू में देखो फर्क है, मतलब फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो क्लोरीन से कम है, यानी क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, ये क्लोरीन और फ्लोरीन को एक्सचेंज करना है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ब्रोमीन, आयोडीन और He। समझे? चमका कॉन्सेप्ट ऐसे देखना है। क्लियर बच्चों? ओके है, तो ये वाला चीज याद रखना, ये ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है, और ये हमने बता दिया क्योंकि यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, साइज बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या बता रहा है? ये नोबल गैसेस के बारे में बता रहा है। नोबल गैसेस की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनको अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो उनकी नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल में जाएगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इस वजह से उनकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव जाती है। ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ये बता किसके बारे में रहा है? यहाँ बता रहा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो मैंने आपको हानि बताई ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर हम बात करेंगे जनरल रूल की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है मोर नेगेटिव विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड जाएंगे इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट में जाने पर, राइट? ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, वो डाउन अ ग्रुप, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? उसके टाइम पे कम हो जाएगी। ठीक है, दूर दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा? टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में, क्योंकि वो स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट रिपल्शन रखेगा, और रिपल्शन की वजह से आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव हो जाएगी नेक्स्ट मेंबर के कंपैरेटिवली। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच इज द लीस्ट। मोस्ट कौन है? लीस्ट कौन है? तो बच्चों यहाँ पे देखो, जब हम बात करेंगे मोस्ट, तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, पहले तो अरेंज कर लो। नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, ये रहा। सल्फर क्लोरीन मतलब ऑक्सीजन, सल्फर ये रहा, राइट? क्लोरीन कहाँ होता है? फ्लोरीन फिर क्लोरीन। तो इन्होंने इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया, इन्होंने इनके बीच कंपैरिजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर और फॉस्फोरस, तो मैंने एक बार अरेंज कर दिया ताकि हमें पता चले कौन कहाँ पे है, राइट? ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर बात करा जाए यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है, मतलब इसकी ज्यादा होगी। फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर किया था तो क्लोरीन ज्यादा निकला था ना, फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी, और लीस्ट किसकी होगी? इसकी। लीस्ट किसकी होगी? कम से कम किसकी होगी? इसकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है कैसे कॉन्सेप्ट चमका? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ गए? ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर बता देना मैम चमका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कमेंट सेक्शन बच्चों एक्टिव होने चाहिए, तभी समझ आएगा। अगला आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कितना है ये हमारा? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तक पार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बचा हुआ जो होगा वो थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसको हम कवर कर देंगे, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक करते हैं आज का पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट वाला कर लेंगे। ठीक है,
चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सिंपल सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। कोवलेंट बॉन्ड कहने को तो कौन सा बॉन्ड था मैम? शेयरिंग वाला बॉन्ड था। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना वो प्रॉपर शेयर नहीं हो रहे थे, क्लोरीन उनको अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए, एक तरफ शिफ्ट हो गए, और हम इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज वेरी हाई। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जब शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ले नहीं लिए उसने पूरे, लेता तो प्रॉपर माइनस आता, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो केमिकल कंपाउंड में क्वांटिटेटिव मेजर, आ जाओ इधर लाइन पे, क्या है ये है क्वालिटेटिव मेजर, कितनी क्वालिटी, कितना अमाउंट का, है ना, कितना कितना खींच सकता है। क्वालिटेटिव मेजर इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड, अट्रैक्ट किसको करना है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद में अल्काइल आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को तो आप मेजर कर रहे थे, लेकिन इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि मैम क्यों नहीं कर सकते मेजर, क्या दिक्कत है इसके अंदर? बच्चों इसलिए मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इस क्वांटिटी के लिए ना हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि इसके मुताबिक वो कितना खींच रहा है। क्योंकि यार यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सेम अमाउंट नहीं खींचेगा, क्योंकि ये किसी और से बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, अभी कभी कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, कभी फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, मतलब अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग तरीके से खींच रहा है। तो ये हमेशा याद रखना मेजरेबल नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल स्केल आपकी बुक बताती है कुछ स्केल, यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ स्केल है। कौन कौन से? पॉलिंग स्केल है। कौन कौन से स्केल है? जैसे कि पॉलिंग स्केल है, मोलिकन जैफे स्केल है, एल्फर्ड रोशो स्केल है। आपके कुछ स्केल्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, जिसमें वाइडली यूज जो है वो पॉलिंग का स्केल है, लीनियस पॉलिंग का स्केल जो वाइडली यूज है, वाइडली एक्सेप्टिंग है, जिसमें फ्लोरीन को 4 की वैल्यू दे रखी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दे रखी है फ्लोरीन की, ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो ये बिल्कुल ट्रस्टेबल है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किया था, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता है, क्योंकि साइज ज्यादा हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता है, क्योंकि साइज ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हम बात करेंगे शील्डिंग भी ज्यादा होती है। याद आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत दूरी बढ़ जाएगी, साइज इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से खींच नहीं पाएगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएंगे, तो इस वजह से वो आसानी से खींच नहीं पाएगा। तो यही चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बता रखा है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस करी। एक ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पॉलिंग स्केल के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू बता रखी है। आपको मेनली याद रखना है किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन से सब कुछ निकल जाएगा। फ्लोरीन की वैल्यू कितनी है? 4। उससे 0.5 कम करो ऑक्सीजन, 0.5 कम करो नाइट्रोजन, 0.5 कम करो कार्बन, 0.5 कम करो बोरोन का, 0.5 करो बेरिलियम, 0.5 कम करो कितना आ जाएगा? लिथियम आ जाएगा। मतलब सभी से जाने में आपने 0.5 वैल्यू जो है वो क्या कर रही है? कम कर रही है, राइट? क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये वाली वैल्यूज याद रखा करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। मतलब सॉरी, ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टैटिन। इसके लिए याद रखना यहाँ पे 1 वैल्यू कम, ठीक है, 0.2 कम, यहाँ 0.3 कम और यहाँ पे 0.3 कम। यहाँ पे कितनी वैल्यू कम? 1 वैल्यू कम, यहाँ पे कितनी? 0.2, यहाँ पे कितनी? 0.3 और यहाँ पे कितनी? 0.3, ठीक है। इस तरीके से आपको इनकी सीक्वेंस मिल जाएगी। टॉप मोस्ट याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे याद रखोगे? एक शॉर्टकट है फोन कॉल, शॉर्टकट है फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। फोन कॉल से याद रखना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन आ जाता है, एंड देन फ्लोरीन आ जाता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की कुछ वैल्यूज थी, ठीक है बच्चों। मेन जो याद करने हैं ये वाले ऊपर, और ये वाले आपके याद होने चाहिए। सल्फर को भी याद रखना, सल्फर होता है 2.5, राइट? सल्फर क्या होता है? 2.5 होता है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमने पढ़ी। अगर बात करें अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को, क्योंकि हमने जब इतना सब कुछ समझ लिया तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर मेटेलिक नॉन मेटेलिक को भी समझ लेते हैं। बच्चों मेटल कौन होते हैं?
मेटेलिक प्रॉपर्टी देखनी है तो मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे। तो ये कब हो पाएगा, जब बच्चा बहुत ज्यादा दूर बैठा होगा क्लासरूम के अंदर से। ऐसा ही होता है, वो बंक कब मारेगा, जब वो बहुत दूर होगा, यानी जिसका साइज बड़ा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को कुर्बान कर देगा, निकाल देगा, ऐसा ही होगा। यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर जितना न्यूक्लियस का चार्ज कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। यानी हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, पीरियड में चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो न्यूक्लियस का चार्ज अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया तो पकड़ के रखेगा। तो यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक है, चमका कॉन्सेप्ट, ओके। अच्छा, अगर टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप में फिर से वही बात आ गई, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, देखो अगर ऊपर से जाएंगे साइज बढ़ गए, दूरी बढ़ गई, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट टू राइट जाने पर कम मिल रहा है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा है मेटल्स, टॉप टू बॉटम जाने पे ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि नीचे वाले एरिया और जो लेफ्ट वाला एरिया था वहां पे मेटल ज्यादा मिल रहे हैं। नॉन मेटल्स कौन होते हैं फिर मैम, नॉन मेटल्स कौन होते हैं, तो नॉन मेटल्स उल्टे कर दो, नॉन मेटेलिक के लिए क्या कर दोगे आप, उल्टा कर दोगे। नॉन मेटल्स कौन होते हैं, तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज यानी जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पकड़ेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। तो नॉन मेटल के अंदर न्यूक्लियर मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर टॉप टू बॉटम कहेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर देना कि टॉप टू बॉटम जाने पर इतना साइज बढ़ गया, साइज इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि बहुत दूर हो गया। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, कॉन्सेप्ट चमका। इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को लेना था, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो आपका जो मैंने कहा था ना बाद में पढ़ेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी जितना राइट जाएंगे आपको नॉन मेटल ज्यादा मिलेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने एक समरी बता रखी है कि अगर अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस कम होता है ना, एटॉमिक रेडियस उधर जाके बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है यहाँ पर। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, नीचे से ऊपर जाने पर। ये वाले जो एरोस दिखा रखे हैं वो इंक्रीजिंग की दिखा रखे हैं आपकी बुक के अंदर। ठीक है, और बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कितना चेंज आएगा। तो जो छोटा होता है वो आसानी से गेन कर लेता है, तो इस वजह से यहाँ पे छोटे मेंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नीचे जाने में बढ़ती है, और रेडियस क्या बढ़ता है, नीचे जाने में बढ़ता है। मतलब अगर समरी लिखी जाए साइज के रिस्पेक्ट में, तो साइज जितना ज्यादा, यहाँ से सुनना आ जाते हैं समरी के ऊपर, समरी लिखते हैं, समरी लिखते हैं, समरी क्या है, जितना साइज ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी। आपने सबसे पहले चलो साइज के बाद में हमने किसका बात की थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। साइज ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्स हो जाएगी, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कौन आसानी से निकालेंगे, जिसका साइज बड़ा होगा। तो जिसका साइज बड़ा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या जाते हैं, उल्टा, नॉन मेटेलिक उल्टा जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जैसी थी, साइज जिसका छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको ये सब कुछ समरी समझ आ रही होगी, जो हमने डिस्कस करी है, राइट बच्चों, क्लियर है। इसके बाद वाला जो पार्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज आज कवर कर दी थी, सारे ट्रेंड्स कवर कर दिए थे। आई होप, रियली होप कि आप सभी को ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। तो वी लास्ट में ये कहना चाहेंगे आपसे कि थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास सो पीसफुली, बहुत बढ़िया से अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। डे 2 हमारा जो है वो आज कवर होता है। अब हम लोग करेंगे डे 3 में, बस थोड़ा सा ही रहेगा, लंबा सेशन भी नहीं रहेगा। अगर पार्ट फर्स्ट मिस कर दिया तो यार उसको भी कंप्लीट कर लेना, और ये चैप्टर हमारा डन डनाडन कंप्लीट हो जाएगा।
सो आई रियली होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। टिल देन आप लोगों को ये सेशन जो है वो कवर कर देना, अगर नहीं किया, इनकेस मिस कर दिया या पहले वाली सीक्वल मिस कर दी, सेशन लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा चाहिए एनसीईआरटी अनलॉक के लिए। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।